हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो NIS समरी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग 507 कोर्स की यूनिट 12 पढ़ेंगे। इससे पहले अदर यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है। आज हम लोगों की लास्ट यूनिट है, 507 कोर्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अभी तक 501, 502 एंड 506 और अब हमारा 507 भी कम्प्लीट हो गया है। तो 4 कोर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ये NIS समरी DA+B के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है विद्यालय और समुदाय सहभागिता प्रबंधन के उपागम, ठीक है। इसको मैंने इंग्लिश में नहीं दिखाया, लेकिन मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कुछ डिफिकल्ट हिंदी सा है तो उसको इंग्लिश में कह देती हूँ। तो यहाँ पे है स्कूल एंड कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन होता है उसके मैनेजमेंट के अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो यूनिट है ना बहुत छोटी सी है, तो उसको जल्दी से हम लोग समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझने वाला भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो याद करने वाला है वो वही मैंने इस नोट्स में लिखे हैं कि मैनेजमेंट अप्रोच क्या होता है। मैनेजमेंट अप्रोच से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, जैसे मैंने बताया था कि व्यक्ति अगर शिक्षित और प्रशिक्षित होगा तो वो क्या करेगा, राष्ट्र की आय बढ़ाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो शिक्षा और प्रशिक्षण है, मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये क्या होती है, ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको कैसे न कैसे पैसा देगा ही देगा, आय में वृद्धि करेगा ही करेगा, है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि मैन पावर किसे कहते हैं। तो 18 से 65 आयु के जो लोग होते हैं, कार्यरत मतलब वर्किंग पीपल होते हैं, उनको मैन पावर बोला जाता है, ठीक। मैन पावर यानी कि मानव शक्ति बोला जाता है। अब साक्षर जो मानव शक्ति होती है, जो लिटरेट मैन पावर है, उनको वो एसेट होते हैं, संपत्ति होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश की, समुदाय की, राष्ट्र की आय बढ़ाएंगे। तो जो लिटरेट मैन पावर है इज़ अ एसेट, ठीक। अब 1960 में शल्च ने ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है, यही ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शल्च ने दिया था ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच, कब? 1960 में। अब ये अप्रोच कहता क्या है? ये कहता है कि अधिगम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादन संसाधन का नया रूप प्रदान होता है जो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। मतलब लर्निंग प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट के रूप में जो प्रोडक्टिव रिसोर्स आता है, ठीक है, वो एक नया रूप ले लेता है। जैसे अगर कोई इंसान है, अगर वो उसका अधिगम वो सीखेगा, हम लोग भी लाइफ टाइम सीखते हैं। जब हम सीखते हैं तो हम एक नया रूप ले लेते हैं, एक नया इंसान बनते हैं, नए पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो ये जो चेंज होता है इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सेकेंड, इन्होंने कहा था इसी अप्रोच में कि शिक्षा में व्यय करना, शिक्षा में खर्च करना एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। तो द एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। अब ये जो होता है ये भविष्य में आपको पैसा देगा, पूंजी देगा, कैपिटल देगा। कैपिटल 2 टाइप की हो सकती है, मानव कैपिटल भी हो सकता है और भौतिक कैपिटल भी हो सकता है। मतलब शिक्षित होंगे तो आप इंसान भी अच्छे हो सकते हो, भौतिक का मतलब पैसा भी आ सकता है, पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट कहता है कि अधिगम प्रक्रिया की तुलना एक उद्योग में उत्पादन की प्रक्रिया से की जाती है। जो लर्निंग प्रोसेस का कंपैरिजन है वो किसी इंडस्ट्री में जो वो प्रोडक्शन होता है ना, उससे की जाती है। जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है, वैसे यहाँ पे भी लर्निंग प्रोसेस में भी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इंसान, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट है कि कम शिक्षा बराबर कम प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा शिक्षा बराबर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर के कारण आय में अंतर आता है, मतलब अगर किसी ने ज़्यादा शिक्षा और प्रशिक्षण ले रखा है, ज़्यादा एजुकेशन दे रखी है, तो आय उसकी बेहतर हो सकती है, उसको अच्छा श्रमिक मिलेगा, जो प्रोडक्टिविटी वेज वगैरह जो वेतन है वो ज़्यादा मिलेगा, है ना। अगर उसकी स्किल भी, लेकिन सेम टाइप पे स्किल भी मैटर करती है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाते हैं 4 पॉइंट क्लियर। ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच है। अब जैसे ही इन्होंने अप्रोच, ये जो इन्होंने दिया, शल्च ने दिया था, इसके बाद इनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम जो आय का वितरण है, जो इनकम का वितरण है, वो कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कितने लोग शिक्षित और प्रशिक्षित हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, उसके आधार पे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 घर हैं, हाँ, इस घर में भी सेम एजुकेटेड है, इस घर में भी सेम एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन इसकी आय ज़्यादा है,
इसकी आय कम है। तो आप क्या ये कह सकते हो कि शिक्षण प्रशिक्षण के आधार पर आय का वितरण होता है? नहीं। तो यहाँ पे इनकी आलोचना की गई कि संपत्ति वितरण तथा घरेलू आय शिक्षा और प्रशिक्षण एजुकेशन और ट्रेनिंग के वितरण के अनुसार नहीं है। अब इनको इसके बाद आते हैं थ्रो ने 1972 में बताया कि जो इनकम का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का जो वितरण है वो व्यवसाय के अवसरों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जैसे अगर ये इंसान भी उतना ही शिक्षित प्रशिक्षित है, दूसरा इंसान भी उतना ही है, लेकिन इसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही है, तो ऑब्वियसली इसके पास आय ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किसने कहा था? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर थ्रो ने कहा था। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है? व्यवसाय के अवसर का मतलब क्या होता है? डिमांड ऑफ जॉब एंड लेबर, कितनी डिमांड है। ठीक, अब थ्रो के अनुसार व्यवसाय वितरण 3 कारणों पर आधारित होता है। जो थ्रो के अनुसार जो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, व्यवसाय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये 3 कारणों पर होता है। पहला, टेक्निकल प्रोग्रेस की विशेषता पर, क्योंकि आज के टाइम में कितना भी है टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, तो वो कितना डेवलप हो रहा है उसकी विशेषता पे। दूसरा, मजदूरी सुनिश्चित करना, अगर वेज अच्छा मिल रहा है, वो मजदूरी सुनिश्चित कौन करता है? ट्रेड यूनियन या फिर गवर्नमेंट करती है। तो वो अगर मजदूरी सुनिश्चित कर जिस हिसाब से वो वेज का डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय का वितरण होगा। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रेनिंग कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, प्रशिक्षण मूल्य है, उसका वितरण, वो वितरण किसके बीच में होता है? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में होता है। जो नियुक्ति करता होता है और जो कार्य करता होता है, उनके बीच में ट्रेनिंग का मूल्य का कैसा वितरण हुआ है। तो थ्रो ने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकती। थ्रो के अनुसार व्यवसाय वितरण 3 कारणों से होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 कारणों से होता है। पहला हो जाता है टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से, दूसरा जो वेज डिटर्मिनेशन होता है यानी कि मजदूरी सुनिश्चित की जाती है, थर्ड वन इज ट्रेनिंग कॉस्ट यानी कि प्रशिक्षण मूल्य का वितरण, जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ होता है ये ख़त्म। थ्रो ने रिकमेंड किया था एक डेलिबरेट वेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। थ्रो ने क्या रिकमेंड किया था? इसको हिंदी में कहते हैं सुचिंतित वेतन नीति, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखिएगा, डेलिबरेट वेज पॉलिसी गवर्नमेंट की। इसमें कहा इन्होंने कि जिसमें कार्य विशेषता तथा उनकी संरचना को परिवर्तित करना एक सफल उपकरण माना जाता है। मतलब जो भी वर्क चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप चेंज कर सकते हो। चेंज करना एक सक्सेसफुल टूल माना जाता है। ठीक, तो ये इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे केवल याद करने वाला यही याद रखिएगा, अदरवाइज इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा क्या ही दे रखा है। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए हैं, यहीं से अगर क्वेश्चन उठने होंगे तो इतने में से ही उठ जाएगा। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच, प्रबंधन उपागम के कितने तरीके होते हैं? तो प्रबंधन उपागम के हमको 4 तरीके पढ़ने हैं। हमको कौन कौन सा? पहला है मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो मैन पावर यानी कि मानव शक्ति आवश्यकता। ये क्या कहता है कि इसके अनुसार, इस अप्रोच के अनुसार शैक्षिक योजनाएं देश में मैन पावर नीड के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। मतलब जो भी आप योजनाएं बनाओ, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाओ देश में, वो उनकी आवश्यकता, उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनाई जानी चाहिए। ये उपागम ये कहता है। यह उपागम शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तरों को विभिन्न प्रकार व स्तरों के व्यवसाय से जोड़ने का काम करता है। मतलब ये अप्रोच क्या करता है? जो एजुकेशन और ट्रेनिंग का जो लेवल होता है, उसको अलग अलग व्यवसाय के लेवल से जोड़ने का काम करता है। क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर मैन जो अगर कोई ज़्यादा पारंगत है, अब ऐसे समझिए कि अगर कोई काम ऐसा है कि उत्पादन प्रक्रिया जटिल है, जिसकी प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई काम है जिसका प्रोडक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए आपको हाई एजुकेशन चाहिए होगी, हाई ट्रेनिंग चाहिए होगी, है ना, हाई लेवल की। अगर किसी का प्रोडक्शन इजी है, ठीक है, तो काम जो है वो इजी है, तो उसके लिए आपको लो लेवल का भी काम चल जाएगा। लो लेवल की आप एजुकेशन लिए तभी भी चल जाएगा, लो लेवल की आपने ट्रेनिंग ली वो भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने इस बुक में एक एग्जांपल दिया था कि अगर मोबाइल बनाना है या हार्डवेयर पे काम करना है, हार्डवेयर भागों पे काम करना है, तो उस जगह आपको हाई लेवल की ट्रेनिंग एंड एजुकेशन चाहिए होती है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के स्तरों को विभिन्न प्रकार व स्तरों के व्यवसाय से जोड़ने का काम करता है ये उपागम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में केवल इतना जानने की ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को कि लाभ जो होते हैं, जो कॉस्ट बेनिफिट होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आर्थिक लाभ और दूसरा धन वाला।
आर्थिक में पैसे की प्राप्ति हो जाती है। बिना धन में क्या होता है, आपके कल्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप अच्छे नागरिक बनोगे, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण में वृद्धि होगी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु व्यक्ति या समाज की मांग मूल्य लाभ सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो एजुकेशन और ट्रेनिंग की तरह से मैं बात कर रही हूँ, ये जो समाज की मांग होती है, ये कॉस्ट बेनिफिट सिद्धांत पे ही आधारित होती है कि कितना फ़ायदा उनको मिल रहा है, उसके अनुसार ही वो अपना शिक्षण और प्रशिक्षण लेते हैं। अब आ जाता है थर्ड जो अप्रोच है, वो सामाजिक मांग है। सामाजिक मांग में उनको सम्मान चाहिए होता है, समानता चाहिए होती है, ऐसे करके बहुत सारी एक स्टैंडर्ड लिविंग चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी सामाजिक मांग में। एंड लास्ट वन इज़ सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी की गई है कि चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो जनरल हो, सबको एक समान रूप से न्याय दिया जाए। सामाजिक न्याय की बात हमारे प्रेम्बल में की गई है, तो ये उसी की बात की जा रही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझने वाला था नहीं, लेकिन आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। टू द पॉइंट मैंने बता दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। इसका एक ह्यूमन कैपिटल थ्योरी अप्रोच है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके 4 पॉइंट है, 4 के चारों रिवाइज कर लीजिएगा। एक होता है मानव पूंजी की बात करता है। मानव पूंजी क्या होता है, जो नया रूप होता है उसको मानव पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यय की बात करता है, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात करता है कि शिक्षा इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड बात करता है कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो आपका प्रोडक्शन के प्रोसेस की तरह ही होता है। और फोर्थ कहता है कम शिक्षा तो कम प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा शिक्षा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड वीडियो शेयर कर दिया करें। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कर दिया करें। थैंक यू।